सो गाइस आईआरएफसी लिमिटेड को लेकर के कई सारे सवाल थे आप लोगों के, आप व्यूअर्स के, और उन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के अंदर लेंगे। मार्केट की क्या सिचुएशन है, आपके हिसाब से क्या रेलवेज पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑल्दो अभी तक आप देख रहे हो रेलवेज ने जितनी भी गिरावट दी है ना, वो कहीं ना कहीं जाकर के स्टेबल हुई है। पिछले 10 दिन पहले और पिछले 15 दिन पहले भी जो हमने आपके आईआरएफसी, आरबीएल या एल्कॉन की वीडियोस डिस्कस किए ना, उन सब में जब आप चार्ट देखोगे तो आपको नजर आएगा अभी भी हम एक क्लस्टर्ड पैटर्न पर ही है। मतलब कोई बड़ा चेंज नहीं आया, आपका आईआरएफसी हो, आरबीएल हो, उन्हीं लेवल्स के बीच में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। इसको यहां पर समझते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आए हो, प्लीज। पैसे नहीं लगते इस चीज के, पता नहीं आप लोग बहुत कंजूसी दिखाते हो सब्सक्राइब करने में। डिविडेंड नॉट रिसीट, पहला सवाल आप लोगों का ये है कि भाई मेरे अकाउंट में डिविडेंड नहीं आया है। आपको पता है कि आपके आईआरएफसी लिमिटेड ने डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं फाइनेंशियल ईयर 26 में बहुत अच्छे खासे। जैसे ₹1.05 का ये एक डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करा था, इंटरनल डिविडेंड। इसकी तारीख क्या थी? 13 मार्च की। ठीक है, 13 मार्च की बोर्ड मीटिंग थी, 13 मार्च को कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था और ये था सेकंड इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, 2026 मार्च को कंपनी ने ये अनाउंस करा था 13 मार्च को। और साथ में अगर आपका ये सवाल है कि भाई मेरे पास अभी तक डिविडेंड नहीं आया है, डिविडेंड का पैसा आपके डीमेट अकाउंट्स में नहीं आया है, तो उसका रीजन है कि कंपनी ने यहां पर क्लियर कट मेंशन किया था कि विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर आपके अकाउंट में डिविडेंड का पैसा आ जाएगा। मतलब कि 13 मार्च को अगर कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी है, जो कि रिकॉर्ड डेट थी, इसका मतलब यह है कि इसके 30 दिन यानी कि 13-12 अप्रैल तक आपके डीमेट अकाउंट्स में डिविडेंड पे आउट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये कंपनी ने वहां पर बता भी दिया था। अगर आपका सवाल है तो ये जवाब आपके सामने यहां पर आ चुका है। ठीक है, अगला चीज, आपके रेलवेज पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है यूएस ईरान टेंशन का, पॉजिटिव नेगेटिव क्या। आपको एक चीज मालूम है कि हर जगह टैरिफ हाइक हो रहा है। मतलब कहीं पर प्राइस हाइक हो रहा है, कोई सेगमेंट में किसी सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिल रही है अचानक से। जैसे आपका ऑयल सेक्टर है, प्राइस हाइक हो जाता है। आपके अडानी टोटल गैस जैसी कंपनीज बड़ा तगड़ा रिटर्न देती है 2-4 दिन के लिए, फिर बाद में वापस से गिरावट। तो ये प्राइस हाइक का इंतजार कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स अब यहां पर कर रहे हैं। जैसे रेलवेज एंड लॉजिस्टिक, इनकी अब यहां पर क्या चीज हो रही है, इनकी डिमांड्स तो डेफिनेटली उतनी ही रहेंगी, लेकिन कॉस्टिंग यहां पर बढ़ रही है। कॉस्टिंग कौन सी? जो इनके ऑपरेटर या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। ऑपरेशनल कॉस्ट रेलवेज की भी बढ़ रही है, आपके एयरवेज की भी बढ़ रही है ऑपरेशनल कॉस्ट। यानी कि एक सामान यहां से वहां ले जाने में पैसा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस धीरे धीरे करके आगे जाकर के बढ़ेंगे। ऑल्दो फ्यूल के प्राइसेस में अचानक से कोई अभी तेजी नहीं आ गई है। ऑल्दो आपके गैस, एलपीजी, पीएनजी में तो तेजी आई है, उनके प्राइसेस बढ़े हैं। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप देखोगे पेट्रोल, डीजल, इनके प्राइसेस में कोई बड़ा तेजी नहीं आया है। तो प्राइस हाइक की डिमांड यहां पर अभी से ही बनने लग गई है कि भैया हमें टिकटें बढ़ानी है। रेलवेज कह रहे हैं हमें टिकटों की रेट्स बढ़ाने हैं, एयरवेज कह रहे हैं हमें टिकटों के रेट बढ़ाने हैं। अब एयरवेज की जो डिमांड है ना, वो आपको 21 मार्च यानी कि कल ही के दिन आती देखने को मिल गई है। और अब 23 मार्च तक आपके डोमेस्टिक टिकट्स के प्राइसेस भी बढ़ने लग जाएंगे। यानी कि कल से ही डोमेस्टिक टिकट्स के प्राइसेस रेल आपके एयरवेज के वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से डिमांड यहां पर रखी गई है, 23 मार्च से इनके प्राइसेस बढ़ेंगे। ऑल्दो रेलवेज में जब प्राइसेस बढ़े थे, आपको याद होगा लास्ट टाइम, मैं एक बार आपको चार्ट भी दिखा देता हूं अगर मेरे पास अवेलेबल है उसका, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो एक बार। जब लास्ट टाइम शायद से दिसंबर का महीना था वो वाला, हाँ दिसंबर का महीना, जब रेलवेज के टिकट्स के प्राइसेस बढ़ गए थे, याद होगा आप लोगों को, तो आरबीएल, आईआरएफसी सभी रेलवेज के स्टॉक अचानक से एक बड़ा जंप दे गए थे। तो इस समय क्या सिचुएशन चल रही है आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर, एक बार स्क्रीन को देखना है यहाँ पर ध्यान से। इस समय सिचुएशन ये बन रही है कि आप लोगों ने जो मेरा 10 दिन या 15 दिन पहले का भी वीडियो देखा ना, जहां पर हम लोगों ने 96, 95 के आसपास का इंपॉर्टेंट बेसलाइन मार्क कर रखा था। ठीक है, अभी भी आपका आईआरएफसी लिमिटेड वहां से कोई दूर नहीं है। 95 से कोई बड़ा डिफरेंस अभी तक यहां पर नहीं बना है, वही आपको बेसलाइन बनती देखने को मिल रही है। ऑल दो लास्ट क्लोजिंग जो है 95 से मात्र 31 पैसे नीचे क्लोज हुआ है, मात्र 31 पैसे। यानी कि अभी भी आपका जो स्टॉक है ना, पिछले 15-20 दिनों से मार्केट में इतनी गिरावट और इतनी तेजी आने के बावजूद भी आपका स्टॉक 95 के पास टिका हुआ है। 103 का आपका ये वाला ट्रेंड इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है और 95 का आपका बेस लाइन है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं रेलवेज भी इंतजार कर रहा है, भैया एक प्राइस हाइक मुझे भी दे दो,
मुझे भी फिर से एक तेजी दे दो। आप ऑयल के रेट बढ़ा दोगे, डीजल के रेट बढ़ा दोगे, भैया मेरे तो कॉस्टिंग्स बढ़ रहे हैं ना। आपने गैस के रेट्स बढ़ा दिए, मेरे कॉस्टिंग बढ़ रहे हैं। तो यही डिमांड आगे जाकर के बन सकती है रेलवेज की तरफ से भी, और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले हफ्ते के अंदर। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई यूएस तो कह रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान रास्ता नहीं देगा ना, तो भैया 48 घंटों में हम तुम्हारे ऊपर हमला फिर से और बड़ा कर देंगे। तो लगातार धमकियां चल रही हैं, लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ब्लॉक करके बैठा है। तो इस वजह से रेलवेज पर अब फोकस फिर से चले जाता है कि क्या एक और प्राइस हाइक मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए रेलवेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, मैंने आप लोगों को एक बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल दिया था मेरे ही एक व्यूअर का, जिन्होंने कमेंट करके बताया कि भाई लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया है, आईआरएफसी या रेलवेज या कुछ भी लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया होता है। ये क्या है गिर रहा है, क्या है गिर रहा है, क्या गिर रहा है? भैया सिचुएशन क्या है? उन्होंने क्या बताया कि 20 रुपए पर मेरी खरीदारी है। उन्होंने बताया भाई मैंने 20 पर खरीद रखा है। शेयर कहां तक गया? 200 रुपए तक। आज की रेट में कहा है 90 रुपए के पास में। अगर ये सिचुएशन इसी तरह से एस्केलेट रहती है तो क्या पता आपका मार्केट और गिरे और आईआरएफसी में आपको 50 रुपए का प्राइस भी देखने को मिले। तो लॉन्ग टर्म भैया जिसने 20 पर खरीदारी करी है उसको 50 पर गिरने के बाद भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जिसने 200 पर खरीदारी कर रखी है वो तो भैया बर्बाद यहां पर हो रखा है। तो लॉन्ग टर्म कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन एंट्री कहां पर होनी चाहिए लॉन्ग टर्म में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसी के लिए आपके आते हैं फंडामेंटल और फाइनेंशियल। इस समय मार्केट की जो हालत है ना, उसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन सी कंपनीज के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। अगर आप आईआरएफसी लिमिटेड को देखोगे तो कंपनी का पिछले 2 क्वार्टर का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बुरा आया है। -7 -1% का ग्रोथ है कंपनी का। अगर कंपनी इसी ग्रोथ को कंटिन्यू करेगी ना माइनस में, तो ये अच्छी चीज नहीं है, इन लॉन्ग रन भी अच्छा नहीं है। यानी इन लॉन्ग रन कंपनी की हेल्थ आपको वो चाहिए जो कंपनी ने एक टाइम पर दी थी पॉजिटिव ग्रोथ में, जब कंपनी पर इतनी बड़ी तेजी आप लोगों को देखने को मिली। देखो आप यहाँ पर 16, 8, 4, 1, 2 कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ पर उस समय थी। 18%, 16%, 22% भी तो कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ पर रहती थी। लेकिन आज की डेट में कंपनी का वो ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है, ना ही 2024 दिसंबर में और ना ही 2025 दिसंबर के अंदर। तो जब भी आप बात करते हो लॉन्ग टर्म की, तो वहां पर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज भी बढ़ना जरूरी है, रादर देन कि हम सिर्फ ये बात करें भैया रेलवे तो बहुत अच्छा है या कोई भी कंपनी बहुत बढ़िया। ऑल्दो जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तब आपको ये भी देखना है कि वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकता है। रेलवे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि रेलवे का बजट एलोकेशन हर क्वार्टर में या हर साल सॉरी बढ़ता है। हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर रेलवे का बजट बढ़ जाता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कंपनी को वो काम भी करने की जरूरत होती है। कंपनी अगर वो काम करके देगी तो आपको उसका ग्रोथ नजर आएगा, उसकी ट्रेजेक्टरी आपको चार्ट्स पर नजर आएगी। ऑल्दो भी मार्केट की हालत खराब है, तो अगर आप यहां से भी लॉन्ग टर्म बनाने की सोच रहे हो ना कि भैया लॉन्ग टर्म खरीद करके यहां एंट्री कर दूंगा, इससे बुरा क्या ही होगा, पर इससे बुरा अगर हो गया तो कितना हो सकता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि रेशियो इन्वेस्टमेंट इस समय मार्केट के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर आप पूरा 100% इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हो तो एटलीस्ट उसका 50% या 25% ही अभी इन्वेस्ट करो सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, अगर प्राइस हाइक आता भी है ना यहाँ पर रेलवेज का, तो उसमें आपको कितना रन मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट प्राइस से 15% का, 20% का भी अगर मिल जाए। मान लो अभी आप 96 के पास में हो, ठीक है, 96 पर हो, अगर यहां से आपको 10% का भी रिटर्न मिलता है, ठीक है, तो वो कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा आप चले जाओगे 110 रुपए तक। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 110 रुपए तक। अब उसके अलावा क्या सिचुएशन है? फिर सिचुएशन वही है कि प्राइस हाइक आपको एक टाइम पर बढ़िया जम देता है, लेकिन उसके बाद में इंतजार करता है कि वो प्राइस हाइक के अंदर जो प्रॉफिट्स कंपनी को मिला होगा ना, वो मुझे अगले क्वार्टर के अंदर मिले। यानी कि एक जंप आया उसके बाद वापस से डाउन। तो ये सिचुएशन इस समय आपको समझनी होगी, चाहे आप लॉन्ग टर्म में हो या फिर आप शॉर्ट टर्म में हो। लास्ट सेशन जो कैंडल है आईआरएफसी लिमिटेड में, वो प्रॉपर सेल ऑफ की है, लेकिन भाई 95 जो आपका बेसलाइन है उसको तोड़ते हुए बनी है। अगर ये प्राइस हाइक आता है, इसका मतलब ये है कि आपको आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए होगी जो 95 को टच करेगी और नीचे की टेल बायर साइड पर रहेगी, तभी आपके प्राइस हाइक के अंदर आपको 103 एंड देन आप कह सकते हो 112, ये आपका क्रूशियल रिजेक्शन है, ये आपका मिड रिजेक्शन है 103 का। तो अगर आपका प्राइस हाइक यहाँ पर आता है तो आपके पास कैंडल भी ये वाली बनेगी और उसमें आपको 103 112 तक के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं, बट वो सस्टेन करने की मुश्किल होगी, क्योंकि ब्रेकआउट सिर्फ और सिर्फ आपको सेलर के लिए यहाँ पर मिलेंगे ना शॉर्ट टर्म यानी स्विंग ट्रेड के लिए। तो प्राइस हाइक के आप यहाँ पर इंतजार करो, कैंडल सेलर साइड पर है,
लेकिन ये कैंडल 95 के आसपास ही क्रिएट हुई है। सो आने वाला वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरवीएनएल, आईआरएफसी या किसी भी कंपनी के लिए काफी जरूरी रहेगा। अगर आप मुझे पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो लाइव सेशंस में, तो डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करते हो, जो भी पूरा होता है पेड का सब्सक्रिप्शन वो मैं आपको बता दूंगा। अगर करना चाहते हो तो ही करना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। सो ये था आईआरएफसी लिमिटेड का वीडियो आज के दिन का। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।